हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस सेट नंबर 25 जो हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स का एक पार्ट है। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। अगर आप में से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो डिफेंस एग्जाम्स यूपीएससी सीएपीएफ का, ठीक है, सीडीएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वाला फोल्डर भी आपको देखना है जो हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के नाम पे है। और यूपीएससी ईपीएफओ वाले बच्चे तो ये देखेंगे, ठीक है, और स्टेट पीसीएस वाले जो बच्चे हैं वो भी ये देखेंगे, और यूपीएससी सीडीएस सीपीएफ वाले बच्चे भी ये कोर्स जो है ये फोल्डर को देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स और दूसरा हमारा जीएस कोर्स आता है। और ये आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर। और जितने भी हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर आते हैं। और जीएस कोर्स पूरा का पूरा हमारा एक थ्योरी कोर्स है, आप बता सकते हैं अपने दोस्तों को भी अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो चलते हैं जी आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आज स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। देखिए जी क्या कहता है, द एम्प्लॉयज ऑफ विच ऑफ द अबव can have the social security coverage under the employees state insurance scheme। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESIC के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंतर्गत करी हैं। पहली बात तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है एक आपकी जो है सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी है, जिसके अंदर जो है हम हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो आपके जो आपके वर्कर क्लास है उनको, प्लस उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि उनके बाल बच्चे वगैरह, उनको हम प्रोवाइड करते हैं। इन किस केस में, सिकनेस, अगर बीमार हैं, मैटरनिटी, बच्चा, उसकी वाइफ, मदर, कुछ भी जो है आपकी बच्चा देने वाली हैं, या डेथ केस में आपको प्रोवाइड करी जाती है। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, आपकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है आपकी, ये अप्लाई करी जाती है वहाँ पे जहाँ पे कंपनी के अंदर जो है 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ देखने को आपको मिलते हैं। और किस केस में, या तो ये फैक्ट्री में या फिर एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, क्लियर। और ये जो है एक्सटेंड किया गया है आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, किसमें, जिसमें आपके जैसे शॉप्स के अंदर इतने लोग हों, होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और आपके थिएटर्स जो होते हैं, मोटर ट्रांसपोर्ट के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, ये वही जहाँ पे आपके 10 या 10 से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे ये सिक्योरिटी जो है आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और ये जो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है आपका, दैट इज़ द 1948 के अंतर्गत ये जो है करी गई है। और जो है ये कब मतलब 48 में लॉन्च करी गई थी। और इसका जो बेनिफिट है 2015 में बोला गया था कि हाँ, हम इनका बेनिफिट जो है जो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर हैं उनको भी प्रोवाइड करेंगे। समझ आया आप लोगों को। और ये जो है एग्जैक्ट कब लॉन्च करी गई थी, 1952 के अंदर लॉन्च करी गई थी। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उस टाइम पे ये देखने को मिली थी, क्लियर। अब बात करते हैं कि इनमें जो है कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड है। जैसे मैंने आपको बताया, होटल रेस्टोरेंट के अंदर आएगा, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, मोटर ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आएगा, बिल्कुल, और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे लोग जो है इस स्कीम के अंतर्गत हम इसको कवर करेंगे। आंसर इज डी ऑप्शन। अगला देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर है, परिसीमन आयोग के ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इनके रेफरेंस में आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। जब पेपर आप सॉल्व करते होते हैं ना, तो हमेशा इसको सर्कल करो कि ये करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्योंकि कई बार जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तो आप ऑप्शन तो पढ़ रहे होते हो और आंसर भी टिक कर रहे होते हैं, हाँ ये सही है, ये गलत है। तो बाद में आपको ये देखना जरूर है कि स्टेटमेंट करेक्ट पूछी थी या इनकरेक्ट पूछी थी। आधे क्वेश्चन तो इसी में गलत हो जाते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इनका कोई भी चीज जो है कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगी। दूसरा पॉइंट है, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, क्लियर। तो इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो तीनों आपके दोनों ऑप्शन सही बने, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अब बात क्या है कि डिलिमिटेशन है क्या। डिलिमिटेशन कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 82 के अंदर
आता है। आपका पार्लियामेंट ने इसको बनाया था और हर सेंसस के बाद इसको बनाया जाता है। और अंडर आर्टिकल 170 के अंदर जो स्टेट्स के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो भी आपका डिलिमिटेशन कमीशन का काम देखने को मिलता है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है आपका फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो है आपका प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये बनाया था 50-51 में। क्लियर। और डिलिमिटेशन एक्ट जो आया था वो आपका इनेक्ट हुआ था 1952 में। और अब तक हमारे डिलिमिटेशन कमीशन 4 बैठे हुए हैं 1952, 63, 73 और 2002 के अंदर। क्लियर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और यहां पे डिलिमिटेशन कमीशन कुछ भी नहीं था, 81 और 91 में कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठा था। अब आपको एक चीज बतानी है, आपको जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और किसके साथ कोलैबोरेट करके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो है आपका कोलैबोरेट करके। और इसके अंदर जो होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फिर इनका काम क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं कि जैसे लोकसभा का इलेक्शन के पीछे लोकसभा में एक एमपी होता है, एक एमपी इतनी पॉपुलेशन के पीछे है, और उसके बाद आपका एमएलए, हम कहते हैं स्टेट के अंदर कि हाँ एमएलए इतनी पॉपुलेशन के पीछे है, ये हमारे इस लोकल एरिया का, हमारे राज्य का एमपी है, एमएलए है, हम वर्ड यूज करते हैं। तो वो उनकी जो बाउंड्री बनाते हैं कि हाँ कितने लोगों के पीछे एक एमएलए है, कितने लोगों के पीछे एक एमपी है। और आपकी जो सीट्स होती हैं एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व करना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आइडेंटिफाई करना, और ये सारा काम इसका देखने को आपको मिलता है। और इसकी कोई भी बात जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नहीं जाती। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। अगला देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हर अपॉइंटमेंट, हिज और हर अपॉइंटमेंट क्या होगा? need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of one of the houses within a 6 month। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। प्रधानमंत्री जो है मेंबर नहीं हो सकता और पार्लियामेंट का, लेकिन अगर वो उसको प्रधानमंत्री हमने बना दिया तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है प्रधानमंत्री मतलब कोई भी एक मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ना तो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, वो राज्यसभा का भी मेंबर नहीं हो सकता, वो किसी भी बाहर वाले पर्सन को हम बैठा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसका होल्ड नहीं किया हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। क्लियर। और आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा कि हाँ, और हमने उसको पीएम अपॉइंट कर दिया, 6 महीने के अंदर अंदर उसको एक एमपी बनना जरूरी है। तो आंसर इसमें सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए बन गया करेक्ट आंसर। और प्रधानमंत्री बनता कब है? जब आपकी मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी किसकी? लोकसभा सीटों की, लोकसभा सीटों की। क्लियर। जैसे कि अगर हम बात करें एट प्रेजेंट 545 सीट्स है, 543 सीट्स है, 543 में आपका कितना बन जाएगा? 272 + 1, यानी कि आपका 273 सीट्स जिसके पास आई वो मेजोरिटी में आ जाएगा और वो आपका प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। और प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। वैसे तो आपके यूपीएससी के अंदर नहीं आएंगे, हाँ सीडीएस सीपीएफ स्टेट पीसीएस के अंदर आ सकते हैं। एक बार जस्ट रीड कर लीजिए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो आपका प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट रहे हैं इंदिरा गांधी जी। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है 2 बार बने हैं वो कौन है? गुलजारी लाल नंदा। पहली प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला था वो इंदिरा गांधी थी। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई थे। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान मोरारजी देसाई को मिला था। यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे वो राजीव गांधी थे। और साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे। और ये कहां से थे? दैट इज कॉल्ड लकनेपल्ली। लकनेपल्ली जो है एक विलेज है, कहां पे? तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना से थे। क्लियर। पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के मेंबर बने हैं तो इंदिरा गांधी थी वो। क्लियर। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री वो आपका लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर लोकसभा से वो बन रहा है, अगर लोकसभा से बन रहा है तो लोकसभा की रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कि 25 साल एज चाहिए। अगर वो राज्यसभा से बन रहा है तो उसकी 30 एज चाहिए हमें, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 चाहिए, लोकसभा का 25 चाहिए, तो सेम चीज वही बात कर रहा है। तो ये आपके फैक्ट्स थे। चलिए जी अगला देखिए, द इंडेवियर ऑफ द जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज, क्या है ये जननी सुरक्षा प्रोग्राम? क्या है जननी सुरक्षा प्रोग्राम? जो है एक आपका हेल्थ के रिलेटेड एम्बिशियस स्कीम है जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है स्टार्ट करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और कब दैट इज द 12 अप्रैल 2005 के अंदर जो है हमने इसको स्टार्ट किया था। क्लियर। और इसका जो स्कीम का
स्कीम का जो काम होता है वो क्या होता है कि सेफ मदरहुड, मतलब माँ को बचाना सेफली, और जो मटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम करना, नियोनेटल मोर्टेलिटी है, जैसी बच्चा जन्म लेता है उसकी डेथ हो जाती है उसको भी कम करना। क्लियर। और कैसे कर सकते हैं, जब हम प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम जो पुराने जमाने में डिलीवरीज करती थी घर में ही कर देते थे, वो नहीं, इंस्टीट्यूशनल तरीके से आपको करनी पड़ेगी। और आपको लड़की को जो है मदर को कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे और हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर तरीके से बच्चे को भी प्रोटेक्शन में रखा जाएगा। क्लियर। और इसमें जो आशा वर्कर्स होते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं, इनको पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा आपकी मदर की जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने के लिए। और ये जो पूरी स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है स्पॉन्सर करी गई स्कीम है और इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है इस स्कीम को लगाएंगे। क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और ऐसा ही सेम चीज़ है आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, इन्होंने बात करी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमें इस तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं जी स्टेटमेंट्स की तरफ। क्या है, टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये आपका पॉइंट सही है। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ द डिलीवरी, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड द वेज लॉस ड्यू टू द प्रेगनेंसी एंड द कन्फाइनमेंट, गलत, ये वेज के बारे में कोई बात नहीं करती। जो वेज वाला काम है ना कि अगर वेज लॉस हो रहा है वो प्रोवाइड करेंगे, वो आता है आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंदर, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंदर, जो आपका 2010 के अंदर लॉन्च करी गई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 इज द राइट वन। क्लियर। एक स्कीम मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो स्कीम क्या है जो अभी रिसेंटली लॉन्च करी थी, जननी सुरक्षा योजना के साथ ही संबंधित है। वो पहले तो ये देखो, जननी सुरक्षा क्या है, कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि जो है आपका प्रेग्नेंट वुमेन जो है हर किसी को एक केयर की जरूरत होती है। क्लियर, याद रखिए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो है एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। मैटरनिटी सेम जो आपका पहले हमने जननी सुरक्षा योजना करे था वही, ठीक है। ये 2017 में लॉन्च करी गई थी, 1 जनवरी 2017 में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको स्पॉन्सर करती है और एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया है। और जिसके अंदर जो है आपका न्यूट्रिशन नीड्स जो हैं बढ़ाई जाएंगी और प्रॉपर अगर वेज लॉस हो रहा है आपको बैंक्स के अंदर जो है अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पे भी वेज लॉस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, लेकिन जननी सुरक्षा योजना में वेज लॉस की कोई भी बात यहां पे नहीं होती। क्लियर। और इसमें टारगेट ऑडियंस, टारगेट जो विमेन है वो कौन कौन सी हैं, जिसमें ऑल प्रेग्नेंट विमेन, जितनी भी प्रेग्नेंट विमेन है वो सारी की सारी, जितनी भी लैक्टेटिंग मदर हैं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को वो, लेकिन हम उनको वो लैक्टेटिंग वो प्रेग्नेंट विमेन को इंक्लूड नहीं करेंगे जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं पीएसयूज में हैं तो ऑलरेडी उनको बेनिफिट्स वहां पे मिल रहे होंगे, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर। और जितनी भी 1 जनवरी 2017 के अंदर, जो 2017 के बाद जितनी भी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई हैं या जितनी भी लैक्टेटिंग मदर हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि पहले बच्चे के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और इसमें आपको कैश बेनिफिट कितना मिलेगा, 5,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो आपके एलिजिबल बेनिफिशियरीज होते हैं वो आपका जो कैश इंसेंटिव है आपका जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी वो प्रोवाइड किया जाता है। एट द एंड जो है एक विमेन जो होती है वो आपका ₹6,000 तक जो है वो प्रोवाइड, मतलब उनको मिल जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका पूरा का पूरा जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आती है। और मैं कुछ आपको स्कीम्स और बताना चाहूंगा, वैसे मैंने आपको पेड कोर्स के अंदर करवा रखी है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो मैंने अभी आपको बात करी थी। क्लियर। और ये 2010 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। और इसमें हमने क्या करवाना था कि कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करना है फॉर द बेटर हेल्थ, फॉर द बेटर न्यूट्रिशन ऑफ द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। क्लियर। और ऐसी ही स्कीम एक आपकी कुदुम्बश्री जो है आपकी केरल में स्टार्ट करी गई थी 1998 में, जिसमें इसका एम क्या था, जितनी भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको हमने खत्म करना है कम्युनिटी एक्शन द्वारा। क्लियर। एक स्कीम आई थी आपकी पोषण अभियान। क्लियर। पोषण अभियान जो स्कीम है 2018 में लॉन्च करी गई थी, जिसमें आपका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है इंप्रूव करना बच्चों का 0 to 6 ईयर्स के बच्चों का, और प्लस प्रेग्नेंट विमेन को जो है संभालना इन द टाइम बाउंड मैनर। क्लियर, याद रखिए। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, ICDS दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो आपका जिसके अंतर्गत जो है वल्नरेबल ग्रुप है जो आपका 6 साल के नीचे और विमेन को वो हमने प्रोवाइड करना, प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। और ये जो है
कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हमने डिस्कस करी हैं। ये सारी की सारी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ में जो हमारे पेड कोर्स के अंदर मैं आपके जो पीडीएफ होती है मैं उसके अंदर भी ये डाल दूंगा, बट अदरवाइज आपको स्टेट्स सीधे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, बिदा सीधा आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए ये पॉइंट्स, क्योंकि सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। क्लियर? और आजकल तो हेल्थ इशू ही चलते चले जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for the intended purpose, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General of India? मतलब पब्लिक फंड्स के लिए आपका कैग की जो वैल्यू है वो क्या है? तो पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट इसमें कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए जी क्या कहता है, कैग एक्सरसाइजेज एक्सचेकर कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये पॉइंट गलत है। पहली बात तो कैग का काम हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना है, ऑडिट करना काम होता है, कंट्रोलर का काम नहीं होता। कंट्रोलर का काम सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के अंदर है। हमने ऑफिस जो है ये नो डाउट कि हमने वहां से लिया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बट अदरवाइज जो कैग का काम है इंडिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली द ऑडिटर। क्लियर? ऑडिट करना, ना कि आपका जो है एक्सचेकर की तरह काम करना। क्लियर? ये पॉइंट गलत है। तो पहला पॉइंट जब गलत हो गया तो आपका पहली स्टेटमेंट गलत होगी, डी स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये आपका बिल्कुल पॉइंट सही है जी। ये स्टेटमेंट इसीलिए जो करेक्ट है आपका, क्योंकि ये जो है जो प्रेस चार्जेस होते हैं उसके अंतर्गत ये देखने को आपको मिलते हैं कि कैग रिपोर्ट करता है जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम्स हुए मिनिस्ट्री द्वारा वो डिस्कस किए जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्योंकि आपको देखा होगा कि कैग जो होता है वो फ्रेंड एंड फिलोसफर होता है पब्लिक अकाउंट का। क्लियर? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है फाइनेंशियल कमेटी है, और जितने भी आपके फाइनेंशियल कमेटी है और जितने भी ये काम होते हैं सारे के सारे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ऑडिट के जाते हैं। और इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है कैग की रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है और कहती है कि घोटाला निकाला। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी फाइनेंशियल कमेटी है, ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। बिल्कुल सही है। जो भी आपकी कैग की रिपोर्ट होगी वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो उसको यूज कर सकती हैं ताकि जो जिसने गलती करी है उसके अगेंस्ट जो है केस चार्ज किया जाए। बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। क्लियर? व्हाइल डीलिंग विद द ऑडिट and auctioning of the government companies, CAG has the judicial powers for prosecuting those who violate the law। पहली बात ये गलत स्टेटमेंट है। जुडिशियल पावर सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, तो इसका मतलब इसमें तो कुछ भी आपका पॉइंट नहीं बनना। जुडिशरी का काम अलग है, कैग का काम अलग है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? दूसरा और तीसरा। अब यहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी था, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, और एक है आपकी एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ये दोनों कमेटीज जो हैं सिस्टर कमेटीज इनको कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों आपकी फाइनेंशियल कमेटीज आती हैं। कैग के लिए बात करेंगे, आपका जो आर्टिकल 148 होता है वो कैग के बारे में बात करता है कि उसकी शपथ के बारे में, ओथ और अपॉइंटमेंट के बारे में जो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। 149 जो होता है उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, और 150 जो होता है जो आपके गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, स्टेट्स के अकाउंट्स हैं, उनको ऑडिट करना। क्लियर? ये सारी बातें इसके अंदर करी जाती हैं, और इनकी शपथ जो है 3rd शेड्यूल के अंदर लिखी गई है, ये याद रखना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन। 2nd and 3rd इज द करेक्ट आंसर। 2nd and 3rd। चलिए जी अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बेयरिंग ऑन द एजुकेशन। एजुकेशन के लिए कहां पे आपके पॉइंट्स लिखे गए हैं? देखिए पहला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल लिखा गया है जी, आर्टिकल 45 में 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना, ये लिखा गया है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में बिल्कुल, रूरल में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में लिखा गया है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर जो लगा था, इंप्लीमेंट हुआ था 93 में, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, उसमें भी लिखा गया है। क्लियर? और उसके बाद है अर्बन लोकल बॉडीज में। अर्बन लोकल बॉडीज आ गया आपकी, आ गई म्युनिसिपैलिटी। 74th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? 1992 इंप्लीमेंट 93 में हुआ, जिसमें 18 सब्जेक्ट है, और 18 सब्जेक्ट में आपकी एक एजुकेशन का भी प्रावधान वहां पे दिया गया है। 5th शेड्यूल, 5वें शेड्यूल, जिसमें आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी है, यहां पे स्पेसिफिक तरीके से यहां पे डिनोट नहीं किया गया। 6th शेड्यूल की बात करते हैं। जब छठा शेड्यूल है, छठा शेड्यूल के अंदर जो है आपका जो है आपकी
सॉरी ये जो है 5वां शेड्यूल जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, तो इसमें नहीं लिखा गया। 6 शेड्यूल में लिखा गया है और इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। क्लियर, ये इसमें ये 4 स्टेट स्पेसिफिक दी गई हैं, तो इसमें तो लिखा गया है। 7 शेड्यूल बिल्कुल, जिसमें आपका लिस्ट आता है, आपकी एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में हमारा जो है एक एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, और एजुकेशन को हमने जो चेंज किया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला था, जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान। क्लियर, तो इसका मतलब चौथा भी सही हो गया, 5वां भी सही हो गया, तो पहला, दूसरा, चौथा और 5वां तो बन गया। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब ये भी 5th को भी हम टिक करेंगे, तो इसका मतलब क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, क्योंकि 5th शेड्यूल में जो है एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया, बट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे एक्सप्लिसिटली नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर, क्योंकि 6 शेड्यूल में तो लिखा गया है, 100% लिखा गया है, सीधा का सीधा लिखा गया है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो मैनेज करेंगी, प्राइमरी स्कूल्स को मैनेज करेंगी। क्लियर, लेकिन 5वें शेड्यूल में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है एजुकेशन के ऊपर। क्लियर, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। हम करेक्ट आंसर इसको टिक करेंगे, डी ऑप्शन को। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी वगैरह पेपर में जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ऑप्शंस के साथ खेलना पड़ता है, तो ऑप्शन ही एग्जामिनर घुमाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, अगला देखिए, 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया की कौन सी है जिसमें आपका ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखा जाता है, और इसका कंबाइंड वेट 17, ये छोड़ो, बट आपको पूछ रहा है कि 8 कोर सेक्टर जो हैं आपके कौन से हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं इनमें से। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज देखिए जी कौन कौन सी हैं, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो यहां पे देखो सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी होगा, टेक्सटाइल इज नॉट इंक्लूडेड, टेक्सटाइल इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर, तो मतलब 1 2 3 4 बनेगा, कहां पे है स्टेटमेंट, आंसर इसमें 4th सी स्टेटमेंट बनेगा। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 4 इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, याद रखिए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब कौन सी ऐसी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ संबंधित है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वैसे तो आपको एक इंडिकेटर होता है पर कैपिटा इनकम, जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसके अंतर्गत हम टोटल पॉपुलेशन जितना भी हमारी नेशनल इनकम होती है वो हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो पर कैपिटा इनकम निकल आती है और उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकल आती है। सो इसमें ऑप्शन क्या बनेंगे, देखिए जी, ध्यान रखिए क्या ऑप्शन बनेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए जी क्या बनेंगे, तो यहां पे देखिए क्या होता है, प्री डेवलपमेंट स्टेज चल रही है यहां पे, मतलब अभी स्टार्ट होने वाली है। दूसरे में देखो जी क्या बन गया, आपका हाई बर्थ रेट बन गया और फॉलिंग डेथ रेट, मतलब इस चीज के ऊपर यहां पे प्री डेवलपमेंट में हाई बर्थ रेट भी होगा और आपका हाई डेथ रेट भी देखने को आपको मिलेगा, तो पहली स्टेटमेंट में। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल का जो है आपका बहुत ज्यादा कम है, और यहां पे मेडिकल फैसिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है, एपिडेमिक्स, फेमीन, इलिटरेसी वगैरह देखने को आपको मिलेगी, तभी बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। फिर दूसरी स्टेज पे क्या आता है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट आपका कम होता जा रहा है, और ये जो सिचुएशन होती है यहां पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, देखो कितनी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी, ये दूसरा स्टेज होता है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ, रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे लोगों की क्या हुई, इनकम बढ़ने लग गई। ठीक है, इनकम बढ़ने लगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक्सपैंड हो रही है, बैकवर्डनेस जो हो रही है, सोशल बैकवर्डनेस जो है आपकी जो आपकी बर्थ रेट जो रिमेन है वो क्यों, बर्थ रेट जो है वो ज्यादा इसीलिए है क्योंकि आपकी सोशल बैकवर्डनेस अभी भी बहुत ज्यादा है, और आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, जैसे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं टू प्रिवेंट द जो है मतलब बच्चा ना होने के लिए। ठीक है, तो ये लोग, काफी लोग तो ये ऐसे समझते हैं ये पता नहीं क्या है, क्या यूज कर लिया हमने। ठीक है, तो बट ये ऐसी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी अगर आपको बर्थ रेट को भी कम करना है। क्लियर, और ये कम नहीं कर रहे, ये यूज नहीं कर रहे, जिसके कारण जहां पे बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट आपका कम हो रहा है। क्लियर, फिर उसके बाद आ गया थर्ड होता है आपका, थर्ड होता है यहां पे आपका स्टेज पहुंच जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग
डिक्लाइनिंग बर्थ रेट आपका कम हो गया और उसके बाद जो है आपका डेथ रेट भी आपका कम हो जाता है। बर्थ रेट कम हुआ, डेथ रेट कम हुआ। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोग जो हैं, लार्जर पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज में रह रही है, शहरी एरियाज में रह रही है। तो शहरी एरियाज में सबको आपको पता है कि हाँ, बड़ी फैमिली तो नहीं करेंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज आपका रहते हैं, और प्लस जो है और बहुत सारे तरीके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूज ऑफ द कॉन्डम्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो सकती हैं ताकि जो है आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? और फोर्थ स्टेज जो बिल्कुल एंड वाली स्टेज होती है वो आपकी होती है दैट इज लो बर्थ रेट एंड लो आपका डेथ रेट देखने को आपको मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन जो पिरामिड होता है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने लग जाती है, फर्टिलिटी आपका रेट कम होने लग जाता है, और सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे पहली जो स्टेज थी वो थी आपकी हाई बर्थ रेट और आपकी हाई डेथ रेट की। तो यहां पे कहां पे है? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट यहां पे। तो ये बनेगा पहला दूसरा पॉइंट। क्लियर? दूसरी स्टेज जो थी आपकी क्या थी? दैट इज सेकंड स्टेज जो थी आपकी दैट इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये बनेगी तीसरी स्टेटमेंट। क्लियर? उसके बाद जो है थर्ड वाली जो स्टेज थी आपकी वो थी डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, और फोर्थ यहां पे तो है नहीं, और फोर्थ थी आपकी ये वाली दैट इज लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी कि 1 वाली। सो 2 3 1 बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 2 3 1। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 2 3 1 इज द राइट वन। 2 3 1। क्लियर? चलिए जी अगला देखते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द रियोतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रियोतवाड़ी प्रथा के लिए स्टेटमेंट्स आपको कंसीडर करनी है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है जी। पेजेंट्स का मतलब क्या हो गया? आपके किसान। रियोत का मतलब भी किसान, कि ये सीधा टैक्स गवर्नमेंट को भरते थे। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट गेव्स पत्तास टू द रियोत। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट सही है। पत्ता का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी का घर लेते हो, तो आप घर लेते हो तो रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट डीड होती है आपकी, तो वो आपका पत्ता, यानी कि अंग्रेज जो है पत्ता देते थे किसानों को। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। द लैंड वॉज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। ये भी आपका पॉइंट सही है कि पहले असेस किया जाता था कि किस तरीके का जो है आपकी लैंड है, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स होगा। एवरेज जो होता था 1 रुपया लिया जाता था पर एकड़। जितनी एकड़ होगी जमीन उसके अकॉर्डिंग आपका 1 रुपया, मतलब उस टाइम पे इतना 1 रुपया ही बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब कितना हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स यहाँ पे लग रहा है। जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं ये रियोतवाड़ी के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं, पहले आंसर क्या करेंगे हम, इसका सी ऑप्शन को टिक करेंगे, राइट आंसर। अब रियोतवाड़ी प्रथा की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ है? 1820 के अंदर है, और इसको स्टार्ट किसने किया? थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चार्ल्स रीड की रिकमेंडेशन से। क्लियर? याद रखिए। और स्टार्ट में पहली स्टेट कौन सी थी आपकी? मद्रास स्टेट थी, और दूसरी थी आपकी बॉम्बे। फिर उसके बाद असम, कुर्ग वगैरह जो है एरियाज में जाने लगा, और यहाँ पे 50% जो टैक्स लिया जाता था ड्राई लैंड से होता था, और 60% जो होता था आपका वेट लैंड से देखने को आपको मिलता था। क्लियर? तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन। 1 2 3 इज द राइट वन। 1 2 3। अगला देखिए जी, स्टेटमेंट देखिए। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। महात्मा गांधी जी ने फास्ट किया था 1932 में। क्यों किया था? रीजन क्या था? ये कहां पे किया था? इन्होंने जो है जरवड़ा जेल के अंदर थे, क्योंकि अगर आपको याद होगा 1930 से 33 तक जो है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, वहां से उठ के आए और जो इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करी। फिर इनको जेल में पकड़ा गया। जेल में पकड़ा क्यों गया था? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1913 में, जिसके अकॉर्डिंग जो है गांधी जी ने बोला था कि मैं सीडीएम वापस करूंगा। क्लियर? और बदले में इरविन ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया था। वह जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो यहां पे तो इनको बोलने नहीं दिया गया। वापस इंडिया में आके इन्होंने सीडीएम कर दिया, तो इनको जेल में डाल दिया गया। बट पीछे से जो है आपका राम से मैकडॉनल्ड अवार्ड जो घोषित किया गया, जिसे हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर। क्लियर? और इसी के लिए जो है गांधी जी ने यहां पे जो है फास्ट किया। क्लियर? क्योंकि यहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, यानी कि हमें और तोड़ने की बात करी गई। डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम्स को, सिख को, ये सभी को रिप्रेजेंटेशन यहां पे देने की बात कर दी गई थी। दैट इज राम से मैकडॉनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। राम से मैकडॉनल्ड जो है ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं यहां पे, जिन्होंने कम्युनल अवार्ड जो है घोषित किया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर देखिए, पहली बात तो 3 आपकी जो है मीटिंग्स हैं और तीनों में आपके जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है पार्टिसिपेट करके गए हैं, भीमराव अंबेडकर जी, और एक है तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया तीनों की तीनों मीटिंग में। गांधी जी ने किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और गांधी जी के साथ एक विमेन सेक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो कर रही थी सरोजिनी नायडू जी रिप्रेजेंट कर रही थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रामसे मैकडॉनल्ड ने अनाउंस कर दिया था कम्युनल अवार्ड। क्लियर? याद रखिए। और उसके बाद जो है एक आपका पूना पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट बिटवीन द गांधी एंड अंबेडकर पैक्ट कहते हैं इसको, लेकिन इसमें साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ 2 लोग हैं, दैट इज अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय, यानी कि गांधी जी के साइन नहीं है, गांधी जी ने पैक्ट बोला था। ठीक है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने आज लेक्चर लिया है, ये हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स का एक पार्ट है। तो ये जो भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे अपडेट्स होते हैं, और आज इसको परचेज करने का लास्ट डे है। विपन 15 कूपन कोड को यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं आज, यानी कि 14 मई रात के 12 बजे तक ये वैलिड है। क्लियर? और जीएस कोर्स जो है बिल्कुल हमारा बिल्कुल बेसिक है, कोर्स है, थियरी कोर्स है ये, और इसको आप परचेज कर सकते हैं, और ये आपका बिल्कुल बेसिक कोर्स है। क्लियर? और आप इन कुछ भी जानकारी आप मेरे से लेनी हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट्स चलते रहते हैं आपके टाइम टू टाइम, और जो भी कोर्सेज के लिंक है वो यहाँ पे आपको शेयर किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, और जीत आपकी है क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर।